नमस्कार दोस्तों, प्रोनाउन के पार्ट 2 को आज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव होता है जो हमें संकेत करे। जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो एक लैटिन वर्ड है डेमोन्स्ट्रेट, जिसे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू शो क्लियरली, यानी क्लियरता स्पष्ट रूप से दिखाना या बताना या संकेत करना किसी चीज की तरफ। दिस, दैट, दीज और दोज, इनका प्रयोग है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। जैसे दिस इज ए कार, यह एक कार है, यानी पास के चीज के लिए होता है। दैट इज ए चेयर, वह एक चेयर है, दूर की वस्तु के लिए होता है। दोनों का प्रयोग सिंगुलर के लिए होता है, यानी एक वचन के लिए होता है। एक वस्तु है तो दोनों का प्रयोग होता है। दिस का प्रयोग पास के लिए और दैट का प्रयोग दूर के लिए होता है, यानी दूर कोई वस्तु है तो दैट करना है, और पास में रखी हुई है तो दिस का प्रयोग करना है। सिंगुलर यानी दोनों का ही प्रयोग एक चीज के लिए करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। दीज आर चेयर्स, दोज आर कार्स। तो दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियां हैं। अब इसमें देखो, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर, कार्स, तो दोनों ही बहुवचन है, चेयर्स और कार्स, यानी दीज और दोज का प्रयोग किसके लिए होगा? बहुवचन के लिए होगा। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि दीज का प्रयोग पास की वस्तु के लिए होगा। अगर पास की वस्तु है, ज्यादा है, तो हमें दीज का प्रयोग करना है। दूर की वस्तु है और ज्यादा है तो हमें दोज का प्रयोग करना है। इस चीज का ध्यान रखना है। एक है दिस, तो पास के लिए दिस, ज्यादा है तो दीज, दूर है और एक चीज है, दूर है और एक चीज है, तो हम क्या करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अगर दूर है और ज्यादा है तो दोज का प्रयोग करेंगे। इन शब्दों के बाद नाउन रखा होता है तो ये एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करते हैं। यानी हमने जो डेमोन्स्ट्रेटिव देखे, जो प्रोनाउन है, अगर दिस, दैट, दोज या दीज, इनके बाद में यानी जस्ट बाद में इनके साथ अगर नाउन का प्रयोग किया जाता है तो ये क्या बन जाते हैं? विशेषण बन जाते हैं। जैसे ये है कार, ये है चेयर, ये है बुक्स, ये है बैग्स। अब इन सभी को विशेषता क्या बता रहा है? दिस कार की, दैट चेयर की, दोज बुक्स की, दीज बैग्स की बता रहा है। तो ये कह रहा है दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है। कार की विशेषता यह है। दैट चेयर, वह कुर्सी, कुर्सी की विशेषता कि वह इज वेरी कॉस्टली। दोज बुक्स आर राम्स, वो किताबें राम की है। दीज बैग्स आर ब्यूटीफुल, ये जो बैग हैं, कौन से बैग? ये बैग वो सुंदर है। तो यहाँ ये दिस, दैट, दीज और दोज यहाँ किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम कर रहे हैं। दो वस्तुओं की बात हो रही हो तो दोबारा बताने के लिए अंतिम के लिए दिस व पहली के लिए दैट प्रयोग होगा। जैसे एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजरियस। एल्कोहल और टबैको दोनों चीज की बात हो रही है। अब एक दिस का मतलब जो पास में है, पास में मतलब लास्ट में आया है, तो यानी टबैको सबसे लास्ट में है। तो दिस यानी टबैको परहैप्स मीन शायद, लेस देन दैट, दैट का मतलब जो पहले यूज हुआ है, यानी दूर हो गया है। ये पास में है तो दिस हो गया इसके, ये सबसे पहले आ गया, दूर हो गया तो दैट का प्रयोग होगा। तो ये कह रहे हैं दैट किसके लिए हुआ है? एल्कोहल के लिए यूज हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अगर दो के बारे में बात हो रही है तो दिस से हमें जो अंतिम है उसके बारे में, और दैट से जो शुरू में पहले में है उसके बारे में बात हो रही है। अब इसके बाद में आगे आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट करना यानी विभाजन करना, अलग अलग करना। तो इसमें कई हैं, जैसे ईच, एवरीवन, ईदर या आइदर भी बोल सकते हैं इसको, नीदर या नाइदर। जैसे
ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गोट ए रिवॉर्ड। ईच यानी प्रत्येक, स्टूडेंट्स तो काफ़ी हैं, लेकिन ईच यानी प्रत्येक को क्या मिला, रिवॉर्ड मिला, यानी विभाजित कर रहा है ये। आई बोट, मैंने खरीदा, ईच ऑफ दीज मैंगोज फॉर 10 रुपीज। ईच यानी प्रत्येक को, यानी ये विभाजन का काम कर रहा है। ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स रिसीव्ड ए मेडल, यानी दो में से प्रत्येक को क्या मिला, मेडल मिला। तो ईच यानी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, विभाजन कर रहा है, एक यूनिट के रूप में बात नहीं कर रहा है। जैसे ईदर ऑफ द टू विल विन द रेस। ईदर यानी दो में से कोई एक रेस जीतेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है कि दो में से कोई एक, दोनों को एक साथ नहीं कर रहा है, अलग अलग करके बता रहा है। नीदर यानी कोई नहीं, ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स कैन सिक्योर, उन दोनों में से कोई भी विद्यार्थी यानी सिक्योर नहीं कर सकता द फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन। ये कह रहा है कि दोनों ही जो विद्यार्थी हैं वो पहली पोजीशन पे नहीं आ सकते। जनरली या ओल्ड ग्रामर में क्या होता था कि ईच को दो या दो से अधिक के लिए होता था, एवरी वन को दो से अधिक के लिए यूज किया जाता था। लेकिन कई बार क्या है, साहित्य के हिसाब से उनको यूज कर दिया जाता है। बाकी जनरली ईच दो या दो से अधिक के लिए होता है। एवरी वन यानी दो से अधिक, अगर दो है तो हमें एवरी वन का प्रयोग नहीं कर सकते थे। नीदर व ईदर को जनरली टू के लिए यूज, नीदर व ईदर को सामान्यतः दो के लिए यूज किया जाता था। दो से अधिक के लिए हम नन या नो वन, कोई नहीं, या एनी मीन्स कोई भी, तो ये यूज करते थे। यानी नीदर और ईदर है वो सामान्यतः दो के लिए यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा है तो हम नो वन या नन या एनी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। जैसे सम मीन्स कोई, वन कोई भी किसी एक के बारे में बात हो सकती है, ऑल, ए फ्यू, अदर्स, नोबडी, एनीवन। व्यक्ति या वस्तु को सामान्य रूप से बात करें, कोई निश्चित पता न चल रहा हो, यानी सामान्य रूप से जनरली किसी के बारे में बात हो रही है, लेकिन डेफिनेटली पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे डू गुड टू अदर्स, डू गुड टू अदर्स, दूसरों का भला करो। अब किसका भला करो, इसमें बता नहीं रखा है, निश्चित नहीं किया कि इसका उसका भला करो, ये कह रहा है दूसरों का भला करो। ऑल वर ड्रोन्ड, सभी डूब गए। अब सभी डूब गए तो इसमें यह नहीं बताया कि कौन डूब गया, ना तो नाम बताया ना कोई और बताया। सम इस कोई, हैव जॉइंड द पार्टी, किसी ने पार्टी को ज्वाइन किया। समबॉडी, किसी ने, हैज स्टोलन माई बुक, किसी ने मेरी बुक चुरा ली, निश्चित तो है नहीं। वन शुड माइंड वंस ओन बिजनेस, किसी को या कोई को या किसी व्यक्ति को केवल अपने ही बिजनेस यानी काम पे ध्यान देना चाहिए, यानी हर व्यक्ति को अपने काम से ही काम रखना चाहिए। इनके साथ नाउन का यूज होने से एडजेक्टिव के रूप में काम आते हैं। ये वर्ड हैं, अगर इनके साथ में नाउन यूज होता है तो ये विशेषण बन जाते हैं। जैसे सम मिल्क वो स्पिल्ट, कुछ दूध है वो स्पिल्ट हो गया था, यानी गिर गया था या खराब हो गया था। तो यानी मिल्क की विशेषता क्या है, सम यानी कुछ। तो यहाँ सम किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, थोड़ा ज़्यादा। एनी फूल, कोई मूर्ख, कैन डू दैट, कोई मूर्ख ही कर सकता था। तो यानी फूल मीन्स मूर्ख, लेकिन कौन सा, एनी, कोई भी। तो ये एनी है वो किसकी विशेषता बता रहा है, फूल को, यानी क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसलिए विशेषण के रूप में काम में आ रहा है। इसके बाद में देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछना। तो प्रश्नवाचक जैसे हु, होम, विच, वॉट, हुज, प्रश्न पूछने के लिए काम आते हैं। इनसे जनरली हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। विच इज द हाउस, कौन सा घर है। हुज इज दिस पेन, यह पेन किसका है। तो ये जो वर्ड हैं ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हुए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इनका यूज किस प्रकार किया जाता है, तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है, पर्सन यानी व्यक्ति के लिए होता है। जैसे हु इज कमिंग, कौन आ रहा है। तो हम उत्तर के रूप में किसकी आशा करते हैं कि कोई व्यक्ति का नाम होगा।
ऐसे तो नहीं कर रहा कि भाई गाय आ रही है, भैंस आ रही है। तो हम जनरली किसी के ऐसा करते हैं हु लगाते, इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति आ रहा है और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर जानवर आ रहा था तो हम ये कर सकते थे वोट इज कमिंग, क्या आ रहा है, तो हम वोट यूज कर सकते थे। विच, विच का प्रयोग किसके लिए होता है? पर्सन्स व थिंग्स, इससे सिलेक्शन का बोध होता है, यानी चुनने का बोध होता है। जैसे 5 चीज पड़ी है तो आपको ये कह दिया कि इसमें से आपको कौन सी चाहिए, तो विच मीन्स कौन सी, यानी सिलेक्शन करना है आपको। विच आर योर कलर्स, आपके रंग कौन से हैं, यानी काफ़ी रंग पड़े हैं। तो हम पूछते हैं जनरली कि भी आपका कौन सा रंग है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, आप में से किसने यह काम किया। ये पूछ रहा है कि भाई 5-10 लोग हो सकते हैं, तो उसमें ये कह रहा है कि आप में से विच ऑफ यू हैज़ डन दिस। वोट, वोट किसके लिए होता है? थिंग्स के लिए, यानी वस्तुओं के लिए वोट का यूज किया जाता है। वोट हैव यू लॉस्ट, एक्सपेक्ट ए नेम ऑफ थिंग, वोट हैव यू लॉस्ट, तुमने क्या खो दिया। तो अब यहाँ व्यक्ति का नाम की आशा नहीं की जाती, कि वस्तु के नाम की आशा की जा सकती है। वोट डिड यू से, उसने क्या कहा, कोई बात कही है, तो ये तो कोई आदमी का नाम तो आ नहीं सकता, या कोई जानवर के बारे में, जानवर नहीं आता। हाँ हो सकता है आदमी के बारे में कोई बात है, वो हो सकती है। तो ये कह रहे हैं थिंग्स के लिए कोई चीज कही गई है। हु एवर टोल्ड यू सो, जो कोई भी या जिस किसी ने भी, या जिस किसी ने भी टोल्ड यू सो, तुम्हें ऐसा बताया होगा। वॉट एवर आर यू डूइंग, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वॉट एवर आर यू डूइंग। तो इनको कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, यानी ये दो प्रोनाउन से जुड़कर बने हैं, वोट और एवर। वॉट एवर जो कुछ भी, आर यू डूइंग तुम कर रहे हो, हु एवर, हु मीन्स कौन, हु एवर जो कोई भी, तो इनको कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी इंट्रोगेटिव तो है लेकिन कंपाउंड बन गए। वोट व विच के साथ नाउन आने से, विच, वोट व विच के साथ अगर नाउन आ रहा है तो वोट और विच हैं वो या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन न होकर क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे, यानी विशेषण का काम करने लग जाएंगे। तो देखते हैं, विच बुक आर यू रीडिंग, बुक मीन्स क्या है, पुस्तक, ये क्या है, नाउन है। तो विच मीन्स कौन सी किताब तुम पढ़ रहे हो, तो विच क्या कर रहा है, इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। वॉट बुक्स, बुक्स क्या हो गया, नाउन। वॉट बुक्स हैव यू रीड, तुमने कौन सी किताबें पढ़ी, या किस प्रकार की किताबें तुमने पढ़ी। तो विच व वोट यहाँ विशेषण का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने प्रोनाउन के पार्ट 2 में हमने जो पढ़े, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद में हम पार्ट 3 में रिलेटिव प्रोनाउन कवर करेंगे, जो थोड़ा बड़ा है। धन्यवाद।